वेलकम एवरीवन। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे और अब अपना प्रिपरेशन एक बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। हाँ बच्चों, वेक्टर्स। दिस चैप्टर इज बैकबोन ऑफ फिजिक्स। यह चैप्टर पूरे फिजिक्स को समझने के लिए रीढ़ का हड्डी साबित होगा। अगर इस चैप्टर को आप सही ढंग से कर लेंगे तो आपको 12 का मैथ काफी हेल्प करेगा समझने में। इवन यहां तक कि केमिस्ट्री में भी वेक्टर का काफी यूज है। मैग्नेटिक मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, सिमेट्री समझने में वहां वेक्टर का यूज पड़ता है। मतलब कि यह चैप्टर हर जगह यूज में आता है। अगर और क्वेश्चन पूछने का बात कीजिएगा तो जेक बोर्ड में एक दो क्वेश्चन फिक्स आता है और जेई मेंस एडवांस में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से सेपरेट पूछता है। अगर आप 15 to 16 ईयर में देख लीजिएगा 25 से 30 क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन तो पूछता है लेकिन इस चैप्टर को फिजिक्स का जितना भी चैप्टर आप पढ़िएगा इस चैप्टर का हर जगह कहीं ना कहीं यूज आता है। तो हम लोग इस चैप्टर को एक बेहतरीन ढंग से इमेजिन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे भी और फील भी करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो इस चैप्टर को सही ढंग से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप मेंटस फिजिक्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। हम वहां पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा, तभी यह चैप्टर अच्छा हो पाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक आपका यह चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा। और जो आज का मोटिवेशनल क्वेश्चन है वो है द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ टुमारो। इसका मतलब यह हुआ कि जो आप आज मेहनत कर रहे हैं, जो वर्क आज आप कर रहे हैं वो आपको आने वाला समय में हेल्प करेगा। जो मेहनत आप कर रहे हैं यही मेहनत आपको बाद में काम देगा। जैसे देखते नहीं कि अगर किसी का बॉडी बहुत फिट है, उसी का जो एनर्जी अभी है, जो ऊर्जा अभी अपने आप में एब्जॉर्ब कर रहा है, वही एनर्जी उसको बाद में काम देता है। ठीक इसी प्रकार स्टडी में होता है कि आप जो अभी से जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, अपना जो आदत डाल रहे हैं, यही आपका आदत, यही आपका स्टडी आने वाले समय में रीढ़ का हड्डी साबित होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर वेक्टर्स। तो जब हम फिजिक्स का बात करते हैं तो उसमें आता है क्या? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक मात्रा। और हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को चैप्टर 1 में यूनिट डायमेंशन में पूरे अच्छे तरीके से समझे थे, पूरा फील किए थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी हम उसको कहते हैं वैसा क्वांटिटी जिसको हम इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर करके फिजिक्स के लॉ को समझने में उपयोग में लाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसे भौतिक राशि जिसको हम माप सकते हैं और फिजिक्स के सिद्धांत को समझने में यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। तो आज हम लोग देखेंगे क्या? इसका टाइप देखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी का 2 टाइप्स होता है, 2 प्रकार होता है। पहला जो है वो क्या है? पहला क्या है? स्केलर क्वांटिटी। पहला क्या है बच्चों? स्केलर। पहला है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है
वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। पहला है स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि अदिश राशि। नाम से ही क्लियर है, अदिश मतलब इसे होता है ना, या दिस राशि, मतलब या से नहीं, दिशा, दिशा नहीं, जिसमें दिशा ना हो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और ये है वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि, जिसमें सब कुछ हो। तो हम लोग बात करते हैं अब स्केलर क्वांटिटी। हम लोग पहले इसका कुंडली खोलते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे वेक्टर। तो हम लोग जो समझते हैं, जैसे आपको कोई पूछता है कि बता तेरा वजन कितना है, तो आप क्या बोलते हैं? मान लीजिए कि तेरा वजन 60 केजी है। क्या कभी आप किसी को बोलते हुए सुने हैं कि 60 केजी ऊपर, 60 केजी नीचे, 60 केजी लेफ्ट, 60 केजी राइट? क्या कभी सुने हैं? नहीं ना। तो जब आप कोई आपको पूछता है कि आपका वजन कितना है, तो 60 केजी, तो आपका वजन बताने के लिए 60 केजी ही काफी है इंफॉर्मेशन के लिए। तो आप बताएं कितना? 60 केजी, 60 केजी बताएं। तो इसमें आप सब सिर्फ क्या बताएं कि मैग्नीट्यूड, मतलब कि परिमाण बताएं। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। क्या बोले? क्या स्केलर क्वांटिटी में इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मान होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। जैसे आपको को पूछेगा कि हजारीबाग से कोडरमा कितना दूर है, तो आप क्या बोलिएगा? 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है। क्या बोलिएगा? कोडरमा टू हजारीबाग टू कोडरमा कितना बोलिएगा? कि 80 किलोमीटर है। तो कितना किलोमीटर है? 80 किलोमीटर। तो जो दूरी है उसको बताने के लिए सिर्फ आप बताएं क्या 80 किलोमीटर, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। कितना दूरी है उसको बताने के लिए 80 किलोमीटर काफी है, इसके अलावा उसको और सारा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ उसको मान चाहिए। तो जिस क्वांटिटी को बताने के लिए सिर्फ हमको मान चाहिए, दिशा नहीं चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि कहते हैं। समझे कि नहीं बच्चों? और फिर जब यही 80 किलोमीटर में कोई बात करेगा कि 80 किलोमीटर राइट, या फिर 80 किलोमीटर लेफ्ट, या फिर 80 किलोमीटर नॉर्थ, या फिर 80 किलोमीटर साउथ, तो जहां डायरेक्शन का बात आएगा, जहां डायरेक्शन का बात आएगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे किसमें? उसको हम लोग स्टडी करेंगे किसमें? वेक्टर क्वांटिटी में, सदिश राशि में। ठीक ना बच्चों? और इसमें क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी में हम कोई भी चीज को आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लिया कोई कहा कि 1% का वजन है 80 केजी और सेकेंड पर्सन का वजन है 20 केजी, तो आप दोनों का वजन बताइए कितना होगा। दोनों को एक बॉक्स में डाल दीजिए और उसका वजन पूछ रहा है, तो आप क्या बोलिएगा? 80 केजी प्लस 20 केजी कितना हो गया? 100 केजी। तो इसमें आप सिंपली जोड़ सकते हैं, अलजेब्रिकली जोड़ सकते हैं। जो स्केलर क्वांटिटी में होता है उसमें बीजगणित का नियम लगता है, इसमें हम लोग सिंपल जोड़ सकते हैं। जैसे कोई बोला कि 1 केजी मैंगो है और 2 केजी मैंगो है, दोनों को एक बॉक्स में डाल दीजिए, 1 केजी को और 2 केजी को, तो बोलेगा कितना हुआ? तो सिंपली आप बोल सकते हैं कितना? 3 केजी। तो आप क्या समझे स्केलर क्वांटिटी में? क्या स्केलर क्वांटिटी में हम स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और इसमें हम लोग स्केलर क्वांटिटी हम लोग
अलजेब्रिकली जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हम लोग यहां तक समझे क्या स्केलर क्वांटिटी। तो फिर हुआ कि नो बच्चों, क्या स्केलर क्वांटिटी किसको हम लोग कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसका, मेरा स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि का। इसको हम लोग समझते हैं एक कहानी के माध्यम से फील करेंगे थोड़ा, ठीक है ना। जैसे आप अपना घर में हैं, आपका डोर, आपका दरवाजा या फिर जब आप मॉल जाते हैं, कहां जाते हैं बच्चों, मॉल। आप अपना फैमिली साथ में या फिर अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में जाता है, तो वेक्टर का यूज हर जगह आता है। कहां आता है, डायरेक्शन देखने में। जैसे आप मॉल जाते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ, पुश या पुल, पुश या पुल। तो इसमें क्या होता है ना, पुश और पुल में अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, पुश के जगह में पुल कर रहे होते हैं और पुल के जगह में पुश कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें में समझने के लिए हमको स्टडी करना पड़ेगा वेक्टर। जैसे आपका दरवाजा है, आपका कोई फ्रेंड आया है, आप अपना फ्रेंड को बोलते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, 10 न्यूटन का बल लगाओ और दरवाजा खोल के आ जाओ। तो आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन बल लगाया, 10 न्यूटन बल से दरवाजा को धक्का दिया, दरवाजा नहीं खुल रहा है। फिर वो 15 न्यूटन लगाया, तो अगर उसके बाद भी दरवाजा नहीं खुल रहा है, फिर 20 न्यूटन बल लगाया, उसके बाद भी दरवाजा नहीं खुल रहा है। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, क्योंकि डायरेक्शन सिर्फ आपको पता है कि दरवाजा कैसे खुलेगा। उसको धकेलने से खुलेगा, उसको पुश करने से खुलेगा, या फिर उसको खींचने से खुलेगा, पुल करने से खुलेगा। तो वो बोलता आपका फ्रेंड, अरे यार डायरेक्शन तो बता। तब आप बोलते हैं कि पुल करो, तब और फिर अंदर आ पाते हैं। तो यही सब चीजें में हमें डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। वेक्टर सही से पढ़ लीजिए, नहीं से पढ़िएगा ना तो जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जब मॉल जाइएगा साथ में, तो अब आप पुल के जगह पुश कर रहे होंगे और पुश की जगह पुल कर रहे होंगे, तब वहां पर आपकी गर्लफ्रेंड भी हंसेगी, बोलेगी कैसा क्वेश्चन कर लिए यार, इसको डायरेक्शन तो पता नहीं है। क्या समझे, तो समझ चलिए बात करते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें क्या होता है, इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इसको अगर आप नहीं समझे तो ऐसा समझिए, एक बार हम क्लास ले रहे थे, ठीक है ना, एक बार हम क्या कर रहे थे, क्लास ले रहे थे। एक बच्चा पूरा हफ्ते क्लास में एंटर हुआ, हम पूछे क्या हुआ, बोला सर घर बहुत दूर है और लेट हो गया था, इसलिए दौड़ने आए ना, सो इसीलिए हाफ रहे हैं। तो बोला अच्छा ठीक बैठो। फिर एक दिन क्या हुआ, एक मंथ के बाद क्या हुआ, उस स्टूडेंट का भाई का क्या था, शादी था, क्या था, विवाह था। तो वो हमको बोला सर शादी में आप जरूर आइएगा। तो हम बोले आएंगे, ठीक है। तो हम बोले कि तुम्हारा घर यहां से कितना दूर है, तो बोला 5 किलोमीटर। तो हम पूछे 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर किधर जाइएगा, नॉर्थ जाइएगा, साउथ जाइएगा, ईस्ट जाइएगा, वेस्ट जाइएगा। तो हम बोले कम से कम डायरेक्शन बता तो यार, तभी तो पहुंच पाएंगे। तो बोलता है कि सर आप 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर आइएगा, तो तभी तो घर पहुंच पाएंगे बच्चों। तो वो क्या बताया
कि 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर आइएगा, 5 किलोमीटर ईस्ट के डायरेक्शन में आइएगा। मतलब वो क्या बताया कि 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड और ईस्ट क्या हुआ डायरेक्शन। मतलब कि अगर उसका घर पर पहुंचना है तो 5 किलोमीटर ईस्ट के दिशा में जाना पड़ेगा। जैसे कोई बोला कि रांची से दिल्ली, मान लीजिए कि हम चौराहे पर खड़ा हैं और कोई बोला कि रांची से दिल्ली का दूरी 100 किलोमीटर है, तो हम चौराहे पर खड़े हैं, चारों तरफ रास्ता है, चारों तरफ रास्ता है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस 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 रास्ते में जाएं जो कि हम दिल्ली पहुंच पाएंगे। तो किसी को ना किसी को वहां बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा कि आप 100 किलोमीटर ईस्ट वाला रास्ता में जाइए और फिर नॉर्थ वाला रास्ता जाइए और फिर कौन सा रास्ता में जाएंगे उसको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है स्टडी में बच्चों। आपको आपके मंजिल तक, आपका सपना तक वही व्यक्ति अच्छे डायरेक्शन दे सकता है जो चारों रास्ता पर पहले चल के देखा होगा। वही व्यक्ति आपको अच्छा रास्ता बता सकता है कि किस रास्ता में कितना गड्ढा है, कितना पत्थर है, और अगर पत्थर है तो उससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, यह बताता है अनुभव बच्चों। तो जिस प्रकार हम लोग वेक्टर में दिशा बताना पड़ेगा कहीं पहुंचने के लिए, उसी प्रकार हम लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी न किसी का मार्गदर्शन का जरूरत होता है बच्चों। तो यहां तक हम लोग समझे। और इसमें एक चीज और आता है क्या कि ये वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करता है कौन, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग यहां तक समझे। अगर आप अभी तक भी नहीं समझे होंगे तो ये समझिए। मान लीजिए कि एक तालाब है और यहां पर एक नाव है। क्या है बच्चों, नाव है। अगर इस नाव को हमको इधर खींचना है तो आपको इधर इसको रस्सी से खींचना पड़ेगा, तभी तो ये यहां पर आएगा। अगर घिसने के बजाय आप उसको धकेल रहे होंगे तो थोड़ी यहां पर आएगा। तो यही सब चीजों में दिशा का जरूरत पड़ता है, समझे कि नहीं बच्चों। तो इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में सिंपल अलजेब्रा एडिशन रूल फॉलो नहीं करता है। देखिए एक बॉक्स है, क्या है, एक बॉक्स। तो इसमें पहले क्या हो रहा है, दो व्यक्ति इसको 5 न्यूटन बल से इधर धकेल रहा है, इसको धकेल रहा है 5 न्यूटन बल से, दो व्यक्ति इसको धकेल रहा है। तो ये क्या होगा, 10 न्यूटन फोर्स से आगे बढ़ेगा, 10 न्यूटन फोर्स से आगे बढ़ेगा। फिर इसी में क्या होगा, इसको हमें बता देते, ठीक है बच्चों। अगर किसी को इसका नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर सारा हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। फिर यही बॉक्स में क्या होता है कि कोई मान लीजिए एक लड़की इधर है, एक लड़की इधर है। फिर यही बॉक्स में क्या हुआ, यहां पर दोनों एक ही दिशा में धक्का दे रही थी तो 10 न्यूटन फोर्स से आगे बढ़ेगा। अब यहां क्या हुआ कि एक लड़की मान लीजिए इसमें एक लड़का है, इसको इधर खींच रहा है और ये लड़की इसको इधर खींच रहा है। कौन सा मूवी चल रहा है, गरम मसाला, समझे कि नहीं। ये लड़का किधर जाएगा, जितना से ये खींच रहा है उतना से ये भी खींच रहा है, तो ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर रह जाएगा। मतलब कि ये अगर खींच रही है 5 न्यूटन से और ये खींच रही है 5 न्यूटन से, तो इसमें क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि जहां का है वहीं रह जाएगा। अगर फिर ये बॉक्स है, अगर कोई इसको 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है और 5 न्यूटन से कोई इसको इधर खींच रहा है, तो ये बॉक्स किधर जाएगा, ये समझिए इसे फील के साथ।
जैसे देखिए, इसे देखिए, ये पहले एक बॉक्स था, पहले इसको दो व्यक्ति 5-5 न्यूटन से धक्का दे रहा था, धक्का देता किधर, इस डायरेक्शन में। तो 5 से धक्का दिया तो 10 से आगे बढ़ेगा। फिर दूसरे बार में क्या हो रहा है, एक व्यक्ति इसको इधर से खींच रहा है, एक व्यक्ति इसको इधर से खींच रहा है, तो क्या होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये बॉक्स जहां है वहीं पर रहेगा। फिर इसमें क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति फोर्स इधर लगा रहा है और एक व्यक्ति फोर्स इधर लगा रहा है, तो किधर जाएगा बच्चों, इससे जाएगा, तिरछे जाएगा, ठीक है ना। ये इधर बॉल लगा रहा है, इधर लगा रहा है, इससे जाएगा तिरछे, ऐसे इधर, ये इधर फोर्स लगा रहा है, इधर लगा रहा है, तो जाएगा, इससे जाएगा, ठीक है ना। तो यहां क्या हुआ, फोर्स तो वही है 5-5 न्यूटन, कभी ये आगे बढ़ रहा है तो कभी नहीं बढ़ रहा है, कभी तिरछा बढ़ रहा है। मतलब इसमें क्या होता है कि सिंपल एडिशन नहीं होता है वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है ना। तो हम लोग यहां तक देखें कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। और एक बात आप याद रखिएगा, यहां तक आप समझ गए, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, all vector quantity have a magnitude and direction। क्या लिखे कि all vector quantity have a magnitude and direction। वेक्टर क्वांटिटी परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है, और कुछ कुछ ऐसा क्वांटिटी होता है जो डायरेक्शन भी रखता है और मैग्नीट्यूड भी रखता है, उसके बाद भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। समझिए इसको एक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट, मान लीजिए कि इधर से जा रहा है 1 एम्पियर, इधर से जा रहा है 2 एम्पियर और ये इधर से निकल जाएगा 3 एम्पियर। इसमें क्या हो रहा है कि इधर से जा रहा है 1 एम्पियर, इधर से जा रहा है 2 एम्पियर, तब ये निकल रहा है 3 एम्पियर। मतलब कि इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन रूल फॉलो नहीं करता है, ये सिंपल हो जाता है। तो हम इसीलिए स्केलर क्वांटिटी को क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। इसमें डायरेक्शन भी होने के बाद, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बजाय भी ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे देखिए, और ये क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, चार्ज होता है, और चार्ज जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्लो करता है। मतलब कि जितना आता है उतना ही बाहर निकल जाता है। अगर किसी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता नहीं है तो समझिए आप ऐसे, मान लीजिए कि मेरा पैकेट में 200 रुपया है, मेरा पैकेट में 200 रुपया है, हम ये 200 को निकाल के उड़ा दिए, किसी को दे दिए, और पीछे से क्या हुआ कि दूसरा व्यक्ति मेरे पैकेट में 200 रुपया रख दिया। मतलब क्या हुआ, मेरे पास पहले कितना था, 200 रुपया, हम तो 200 रुपया इधर उड़ा दिए, लेकिन कोई व्यक्ति दूसरा मेरा पैकेट में 200 रुपया और रख दिया। मतलब जितना पहले था उतना अभी भी है, जितना पहले था पैसा बांटने के बाद भी उतना ही पैसा है। मतलब जितना पहले था उसको खर्च करने के बाद भी उतना ही बचेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर इसको अब समझिए इसे, कोई एक पाइप है, इसमें हम 2 लीटर पानी दे रहे हैं, इसमें 2 लीटर पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये पानी ऐसे निकल रहा है। 2 लीटर पानी दिए,
इधर से पानी निकल रहा है 1 लीटर पानी, इधर से 1 लीटर पानी, तो जितना दिए उतना ही निकला। देखिए अगर इलेक्ट्रिक करंट है, मान लीजिए कि ये जो वायर है, मान लीजिए कि ये जो वायर है इसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है। पहले इसमें क्या हो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम इसको मोड़ के दिल बना दिए, अगर इसको हम लोग मोड़ के दिल बना दिए, क्या इसमें 2 एम्पियर करंट नहीं जाएगा? उसके बाद भी 2 एम्पियर करंट जाएगा, मतलब कि डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी करंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसके बाद भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग रखते हैं कहां बच्चों, स्केलर क्वांटिटी में। और मेरा एक चीज छोड़ गया था कि स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन सा आता है। जैसे स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या आएगा, मास आएगा, लेंथ आएगा, मास आएगा, एनर्जी आएगा, स्पीड आएगा। जैसे स्पीडोमीटर में क्या कभी उसमें डायरेक्शन दिखाता है? नहीं, तो स्पीडोमीटर भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर में क्या होगा, मोमेंटम होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा। जैसे ये बॉक्स अगर 2 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर जा रहा है तो इधर जाएगा। अगर यही 2 मीटर पर सेकंड को कोई व्यक्ति इधर से लगाएगा तो इधर आएगा। मतलब कि डायरेक्शन चेंज होने पर इसका क्या हो रहा है, मूवमेंट चेंज हो रहा है। इसलिए वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो साफ साफ याद रखिए आप कि वैसे क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन चेंज करने पर अगर उसमें कुछ फर्क पड़े तो उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम लोग देखे थे यहाँ बॉक्स में एग्जांपल, अगर 2 व्यक्ति और फोर्स लगा रहे थे तो उधर का और मूव कर रहा था। अगर एक व्यक्ति अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था तो उज्जैन करता ही रहता था। समझे कि नहीं? तो हम लोग यहां तक समझे। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन। यहां पर एक चीज आप क्या समझे कि कुछ कुछ क्वांटिटी ऐसा भी होता है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होने पर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट एक डेंसर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक डेंसर क्वांटिटी है। तो हम लोग डेंसर में अभी नहीं जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको हमारे चैनल जो हम पढ़ा रहे हैं अच्छा लग रहा है तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कहां समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, which one of the following statement is false। बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। इसमें क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। बोल रहा है कि जो दिया स्टेटमेंट है इसमें फॉल्स कौन सा, गलत कौन सा है। तो क्या बोल रहा है, पहला में मास, स्पीड एंड एनर्जी आर स्केलर। तो हम लोग पढ़े कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मास से हम पूछते हैं कि आपका वजन कितना है तो बोलते हैं 60 kg। तो उसमें डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो मास क्या हो गया, स्केलर हो गया। स्पीड, जैसे कि बाइक में जब स्पीड दिखाता है तो इसमें क्या दिखाता है कि 50 किलोमीटर पर सेकेंड जो दिखाता है वो दिखाता है, स्पीड दिखाता है, उसमें डायरेक्शन नहीं दिखाता है। तो आपका स्पीड भी हो गया स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी भी एक होता है स्केलर क्वांटिटी। तो ये तो सही है। मोमेंटम, फोर्स एंड टॉर्क आर वेक्टर क्वांटिटी। ये मोमेंटम, फोर्स और टॉर्क ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है। ये धीमे धीमे आप समझ जाइएगा, धीमे धीमे सबसे आएगा, ठीक है ना, उसमें हम समझा देंगे। फिर यहां पर क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर।
हाँ बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई मार्ग की संपूर्ण दूरी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच शॉर्टेस्ट पॉइंट को, जैसे एक व्यक्ति यहां पर है, एक व्यक्ति यहां पर है, अगर ये इधर से गया तो ये आपका हुआ डिस्टेंस, दूरी हुआ। लेकिन इसका जो बीच का जो रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमको जरूरत पड़ता है किसको? डायरेक्शन का। तो ये भी सही है। फिर क्या है चौथा में? ए वेक्टर हैज अ ओनली मैग्नीट्यूड। बोल रहा है क्या? वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, वेयर एज ये स्केलर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। साला इतना घटिया क्वेश्चन दिया यार, ये तो क्वेश्चन में इसको थोड़ा ट्विस्ट करना चाहिए। बोल रहा है सिंपल कि ये वेक्टर हैज अ ओनली मैग्नीट्यूड। क्या वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है? नहीं, आप लोग पढ़े हैं क्या? मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होता है, तो उसको करते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये क्या बोला है कि वेक्टर इज ए मैग्नीट्यूड, है खाली मैग्नीट्यूड, वेयर एज ए स्केलर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये उल्टा दे दिया है। वेक्टर में सिर्फ बोला है मैग्नीट्यूड और स्केलर में बोल दिया है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो ये गलत है बच्चों ना, क्योंकि सिर्फ स्केलर में होता है मैग्नीट्यूड और वेक्टर में दोनों होता है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो यही वाला हुआ फॉल्स। समझे कि नहीं? हम बोल, अगर आपको कोई पूछेगा, अगर कोई बच्चा पूछेगा कि सर आप एनर्जी को बोल दिया स्केलर, एनर्जी को आप बोल दिया स्केलर, तो काइनेटिक फॉर्मूला क्या होता है? 1/2mv²। कोई बच्चा बोलेगा कि सर आप एनर्जी को बोल दिए, क्या बोल दिए? स्केलर। लेकिन सर ये जो v है ये क्या है? वेलोसिटी है। तो इधर वेलोसिटी है, वेक्टर है, ये स्केलर, ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि आप डायमेंशन में पढ़े हैं, डायमेंशन होमोजेनिटी डायमेंशन में पढ़े होंगे कि जितना एलएचएस होता है वही इक्वल टू आरएचएस होता है। इधर भी स्केलर तो इधर भी स्केलर, इधर वेक्टर इधर वेक्टर। लेकिन यहां क्या है ना बच्चों, देखो, अगर हम बोलेंगे कि कोई व्यक्ति 2 मीटर पर सेकेंड से राइट की दिशा में जा रहा है, कितना जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से। फिर बोलेंगे कि 2 मीटर पर सेकेंड से राइट की जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड राइट की ओर जा रहा है। तो जो हम लोग जो डायरेक्शन जो माने मानते हैं, अगर राइट में जाता है तो प्लस में लेते हैं, अगर लेफ्ट में जाता है तो माइनस में लेते हैं। तो हम क्या लिए? इधर में क्या लिए? -2 मीटर पर सेकेंड और इधर में +2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर दोनों रख दो। जब इधर गए तो प्लस में लिए कितना? 2 मीटर पर सेकेंड से। जब इधर गए तो माइनस में लिए कितना? 2 मीटर पर सेकेंड से। और जब ये दोनों वैल्यूज में पुट करोगे भी जगह में, जैसे कि 1/2 और mv², अगर यहां रखोगे 2 तो 4 आएगा, और अगर यहां रखोगे -2 तब भी 4 आएगा। मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, दोनों का 4 आ रहा है। अगर डायरेक्शन पर डिपेंड करता है तो दोनों का अलग अलग आता, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए एनर्जी एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। समझे कि नहीं यहां तक? फिर हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है बच्चों? तो आप पहले इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए और समझिए, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, तभी ये चैप्टर अच्छा हो सकता है। हम लोग चैप्टर वेक्टर को पूरा फिल किए, तरह तरह के एग्जांपल से फिल किए ना, तो क्वेश्चन बनेगा। या भी देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और है सब ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ए डायरेक्शन, ये फिजिकल क्या बोल रहा है? ए फिजिकल क्वांटिटी वैसे भौतिक राशि विच हैज, जिसमें डायरेक्शन होता है, वो क्या कहलाएगा? मस्ट बी ए वेक्टर। वो क्या कहलाएगा? निश्चित एक वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, या फिर निश्चय स्केलर क्वांटिटी है, या फिर इसमें से कोई नहीं है। तो क्या होता है? मस्ट बी ए वेक्टर। हम बोले थे कि कुछ ऐसा भी क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी उसमें रहता है, लेकिन वो
वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाता है, क्योंकि वो वेक्टर ट्रायंगल फॉलो नहीं करता है, त्रिभुज का समांतर नियम फॉलो नहीं करता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के वजह भी ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या होगा? मे बी होगा। मे बी ये वेक्टर मे भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मस्ट कभी नहीं होगा। मस्ट तभी होगा जब वो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेक्टर ट्रायंगल लॉ फॉलो करेगा, तभी वो क्वांटिटी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। समझे कि नहीं बच्चों? तो मजा आया कि नहीं? सो बोलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और उसे मजा आया कि नहीं वो जरूर बोलिएगा, ठीक है ना बच्चों? तो हम लोग थोड़ा और बात कर लेते हैं। तो आज हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक वेक्टर समझे, फिर इसका रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, ठीक है ना? और इसके बाद इसके आगे वाले चैप्टर में टाइप ऑफ वेक्टर देखेंगे कि नल वेक्टर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर क्या है, और सारी चीजें करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना? वैसे वेक्टर क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है? वेक्टर को हम लोग किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे कि दो पॉइंट है, ऐसे है ऐसे है, ये मान लो ये है, ये बी है, और ये जो है ये स्मॉल ये है। तो इसमें क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में इसका एक टेल होता है, टेल पॉइंट, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इसको बोलते हैं एंड पॉइंट, और फिर हेड। जो ये हेड है ये डायरेक्शन को बताता है, क्या बताता है? डायरेक्शन को। और जो ये लेंथ है, जो ये जो ये है, ये बताता है क्या? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कि बताता है कि कितना मान है उसका। देखो, अगर किसी बॉक्स में अगर लगता होगा 5 न्यूटन फोर्स, तो इसका डायरेक्शन छोटा होगा। अगर कहीं बॉक्स में अगर लगता होगा 10 न्यूटन फोर्स, तो इसका जो है ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बड़ा होगा, क्योंकि जो ये लेंथ है यही बताता है मैग्नीट्यूड कि कितना उसका मान है। तो जिसका मान छोटा रहेगा उसका लेंथ भी छोटा रहेगा, जिसका मान ज्यादा रहेगा उसका मान भी उसका लेंथ भी बड़ा रहेगा। तो हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते कैसे? जैसे ये बी डायरेक्शन इधर है, तो इधर। तो ए बी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट किए इस प्रकार से, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर फिर कोई इसका बोलेगा मोड, तो ये सिर्फ बताएगा क्या? उसका मान। जैसे कि खाली से बताएगा मान, मतलब कि 5 न्यूटन, डायरेक्शन नहीं बताएगा, ठीक ना? और इसको हम लोग ऐसे मोटा अगर ऐसे कर देते हैं तब पर भी ये सिर्फ बताता है मैग्नीट्यूड। तो हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट इस प्रकार करते हैं, और उसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिर्फ उसका परिमाण, उसका माप बताएगा, ठीक ना? और ऐसे भी लिखते हैं। देखिए अब कुछ ऐसे एग्जांपल, मान लीजिए कि ए वेक्टर ऐसे था, अगर कोई दे दिया वेक्टर ऐसे दे दिया ए और बी, तो आप इसको वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कीजिएगा, ये आपको गलत हो गया। आप हमेशा वेक्टर को रिप्रेजेंट कीजिएगा कैसे? ऐसे ही कीजिएगा, ठीक ना? ऐसे नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो ऐसे है, ठीक ना? फिर मान लीजिए कि कोई आपको दे दिया वेक्टर है ऐसे, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कीजिएगा, ये आपका गलत है। आपका इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, इसका नोटेशन, क्योंकि हम तो ये दिशा जो है वो हम लोग देख लेंगे फिगर से ही, किधर जाएगा। अगर इधर जाएगा तो माइनस में लेंगे, उधर जाएगा तो प्लस में लेंगे। जो नोटेशन इसे ऐसा ही कीजिएगा, ठीक है? ये तो डायरेक्शन अपना डिसाइड कर लेंगे अपने मन से ही, ठीक है ना? तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ लें। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना बच्चों? तो हम लोग यहां तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर तक सीख लिए कि हम लोग स्केलर क्वांटिटी किसको करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसको करते हैं, और कौन सा राशि है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर नहीं है, वो भी हम लोग देखे। दो क्वेश्चन भी सीखे,
तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ फिल के लिए, विजुअलाइज के लिए कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल लेंगे और आपको वेक्टर को फिल कराएंगे। फिर उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर को सीखेंगे, ठीक ना। उसके बाद आपका आएगा क्या कि दो एंगल के बीच में थीटा कैसे निकलेगा, वो सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हमको ये चैप्टर कंप्लीट करने में 7 से 8 लेक्चर लेना पड़ेगा, ठीक ना, तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा अच्छा से। तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे चीजें ला सके। और आप जान ही रहे होंगे हम अपना बुक भी तैयार कर रहे हैं, ताकि हर किसी को अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके, अच्छे क्वालिटी ऑफ शिक्षा मिल सके। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज हम वीडियो यहीं एंड करते हैं, ठीक ना।